हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरीके की मेजॉरिटीज दी गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग रेजोल्यूशंस और मोशंस के लिए अलग अलग तरीके की मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ब्रीफ में कि कितनी तरीके की हमारे पास मेजॉरिटीज हैं, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, फिर दूसरी हमारे सामने है इफेक्टिव मेजॉरिटी, तीसरी सिंपल मेजॉरिटी, और जो इनके अंडर नहीं आती उसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। जो ऊपर की तीन कैटेगरी में नहीं आती है वो होती है स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी की भी सब कैटेगरीज हैं, अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन एंड अंडर आर्टिकल 61। हम इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इन सारी चीज़ों में। इस वीडियो लेक्चर के बाद में आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन से मोशन के लिए कौन से तरीके की मेजॉरिटी जो है यूज़ की जाती है, और हर एक मेजॉरिटी में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्या है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिंपल कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आपको हाफ प्लस वन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं लोकसभा। ठीक, लोकसभा की अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, तो कितनी आएगी उसके लिए हम उनकी टोटल स्ट्रेंथ ले लेते हैं, दैट इज 545। अब यहाँ पे दिया गया है कि टोटल स्ट्रेंथ का हाफ प्लस वन होना चाहिए, तो इसकी आप देख लीजिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकल जाएगी 273। तो ये हो गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो एब्सोल्यूट है इन टर्म्स। जितनी भी हाउस की स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है, उसका हाफ प्लस वन। इस मेजॉरिटी को यूज किया जाता है सरकार बनाने के लिए। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स में देखा होगा कि 273 को एक मैजिकल फिगर बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे क्रॉस करने के बाद में सरकार बन जाती है, इसके बाद हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। चलिए अगला समझते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या कहता है? अब हमने 545 की पूरी स्ट्रेंथ तो देख ली कि 545 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। क्या सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? क्या सारी सीट्स जो हैं वो एकदम से भरी हुई रहती हैं? कुछ सीट्स जो हैं वो खाली भी हो सकती हैं, है कि नहीं? कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है। कुछ और अलग तरीके से अगर हम राज्यसभा की बात करें तो कुछ रिटायर भी हो सकते हैं। तो कुछ सीट जो वैकेंट रह जाती है, या फिर डबल मेंबरशिप की बात कर लें तो एक सीट वो लोग वैसे खाली कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है दैट इज 545 इज द टोटल, बट उसमें से भरी हुई कितनी है? 500। इसका हाफ प्लस वन, तो इसका हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा? 251 हो जाएगा। दिस इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब किसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज की जाती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या पर्पस है इफेक्टिव मेजॉरिटी के उसे जान लेते हैं। सबसे पहले रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है राज्यसभा, लोकसभा की बात नहीं चल रही है, वो मैं आगे समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। दूसरी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे दोनों की बात की गई है, लोकसभा के बारे में भी बात की गई है और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी बात की गई है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगली मेजॉरिटी की तरफ चलते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। बहुत ही सिंपल है, दैट इज हाफ प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? वो थी 545। उसमें से हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी थी, मतलब वैकेंसी अगर हम घटा देते हैं, हमारे ही एग्जांपल को हम आगे लेके चलते हैं, तो वो थी 500। अब उसमें से प्रेजेंट कितने हैं? उसमें से प्रेजेंट कितने हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 300 प्रेजेंट है, 300 आर प्रेजेंट, तो 300 की सिंपल मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी? 151। 151 से वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। दिस विल बी नोन एज सिंपल मेजॉरिटी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ये किस चीज के लिए यूज की जाती है सिंपल मेजॉरिटी, उसे समझ लेते हैं। तो जब हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं, सबसे पहले रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, वहां पे हमने इफेक्टिव मेजॉरिटी की जब बात की थी वो थी इन राज्यसभा। जब वही मोशन लोकसभा के अंदर जाएगा तो उसे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। दूसरी ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल,
और फाइनेंस बिल को पास कराने के लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। तीसरा यहाँ पे बताया गया है टू डिक्लेयर फाइनेंशियल एंड स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी पे हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट वीडियो है, उसमें सारी डिटेल दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उन्हें भी देखिएगा। चौथी हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इस चीज का ध्यान दें, दोनों जो हैं वो सेम प्रोसीजर हैं और मोस्टली अगर आप पार्लियामेंट अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो भी उसी मेथडोलॉजी पे काम करता है, वो भी उसी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। अब आगे समझते हैं रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जाता है, इसकी अलग अलग प्रोसीजर हैं जो अंडर आर्टिकल 368 दी गई हैं, जिसके अंदर कुछ जो है वो तो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती हैं, कुछ स्पेशल मेजॉरिटी एंड सम अदर बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। इसके ऊपर भी जल्द ही मैं आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। बट यहां पे जो बताया गया है कि रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट उसे मेजॉरिटी कौन सी से रेटिफाई करेंगे, तो सिंपल मेजॉरिटी से रेटिफाई करेंगे। स्टेट्स को स्पेशल मेजॉरिटी से रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है मंजूरी दे देना, तो स्टेट उसे सिंपल मेजॉरिटी से मंजूरी देंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो ऊपर की 3 कैटेगरी से अलग है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अंडर आर्टिकल 249, इसे समझ लेते हैं 2/3 + 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देख लेते हैं कि राज्यसभा का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे हमने लोकसभा के एग्जाम्पल ले लिए, अब एक आधा राज्यसभा का भी ले लेते हैं। तो 150 लोग आए, ठीक है, उस दिन प्रेजेंट है, तो उनकी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी, तो 101। सिंपल मैथ्स है, आप इसे करके देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। अब ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है उन्हें मालूम है दैट अंडर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट जो है उसके अंदर अगर हम स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाना चाहते हैं तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन लाएगी। किसके लिए रेजोल्यूशन लाएगी, रेजोल्यूशन टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, ऑन स्टेट लिस्ट। और ये कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, 1 ईयर, ठीक। इसे बाद में n नंबर ऑफ टाइम तक क्या किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। कौन करेगा ये रेजोल्यूशन पास, तो राज्यसभा। ये इसके लिए आपके सामने स्पेशल इंफॉर्मेशन है जिसे आपको याद रखना है, ये राज्यसभा के रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में समझते हैं। अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 की जब हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करता है। तो किस तरीके से चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दैट व्हाट इज द स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। सो यहाँ पे हमने पहले तो देख ही चुके हम प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 + 1। दूसरा यहाँ पे एक और एडिशनल चीज डाल दी है दैट इज 1/2 + 1 ऑफ द टोटल हाउस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मेजॉरिटी को मर्ज करके ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी है। तो यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके साथ 2/3 + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में क्लियर रखें कि यहाँ पे दोनों मेजॉरिटी चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो बिल पास नहीं होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और दूसरी चीज समझते हैं कि किस किस पर्पस के लिए ये जो चीज है ये यूज की जाती है। सबसे पहले हम देख सकते हैं रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है क्योंकि वो काम कितना बढ़िया कर रहे हैं। आप ये चीज देखिए, अगर वो सरकार के खिलाफ जाने लगे तो उन्हें तो कभी भी हटाया जा सकता है, इसके लिए उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। दूसरी, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कैग और सीईसी दोनों इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। एक हमारी डेमोक्रेसी को जीवित रखते हैं और दूसरे कैग साहब जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में ध्यान रखते हैं। तीसरा, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी को अब स्ट्रिंजेंट कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अब रेटिफिकेशन किस तरीके से होगा, अप्रूवल किस तरीके से होगा, तो वो इस स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। फोर्थ,
रेजोल्यूशन ऑफ क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहता है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए तो उन्हें इस मेजॉरिटी से उस प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा, तभी बातें आगे बढ़ पाएंगी, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगी। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं अंडर आर्टिकल 368 दूसरी मेजॉरिटी जो है स्पेशल मेजॉरिटी वो क्या है। तो यहां पे पहली चीज तो ये है कि आपको 2/3 + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग तो चाहिए। अगर मान लीजिए आपके 150 लोग आए हैं तो उसमें से 101 की मेजॉरिटी तो आपको चाहिए, बट यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। अब उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? उसको लेके जाएंगे कि आपको रेटिफिकेशन चाहिए बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, वहां से रेटिफाई कराइए। अब ये किसके लिए है? तो ये फेडरल प्रिंसिपल्स के लिए है, फेडरल प्रिंसिपल्स। आप ये चीज मुझे बताइए, हमारा जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर यूनियन उसे यूनिलैटरली चेंज करने लगे, अपने मत के ऊपर उसे बदल सके, तो फिर हम फेडरल रहेंगे ही नहीं, तो चीजें खतरे में आ जाएंगी ना। इसके लिए ऐसी चीजें जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं, उसके लिए रखा गया है ये कि आपको रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम देख सकते हैं पावर ऑफ हाई कोर्ट, तो अगर उसमें चेंज करना चाहें तो उन्हें इस तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हमारी लास्ट स्पेशल मेजॉरिटी, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी है, किस तरीके से उसके बारे में समझते हैं। पहली चीज तो अंडर आर्टिकल 61 ये बात करता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि भारत के सबसे प्रमुख इंसान को अगर हटाया जा रहा है तो उसके लिए तो प्रोसेस तो बहुत कड़ी होनी चाहिए कि नहीं। तो वही चीज यहां पे दी गई, ठीक, वही चीज यहां पे दी गई है। 2/3 + 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, पूरे हाउस की टोटल स्ट्रेंथ। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मेरे बोलने का रीजन ये है कि सरकार बनाने में पसीने छूट जाते हैं लोगों की, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लाने में उनको ऐसा हो जाता है कि कहां से जोड़े एमपीज एमएलएज और। बट जब हम बात कर रहे हैं 2/3 + 1 ऑफ द टोटल हाउस, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि वो मेजॉरिटी अगर हम लोकसभा की बात करें तो 364 हो जाएगा, अगर राज्यसभा की बात करें तो 164 हो जाएगा। मेरी गणित थोड़ी सी कमजोर है तो मैं घर से ही ये सारी चीजें करके लाया हूं, आप इस चीज को देख लीजिएगा और ये चीज सोचिए कि इतने नंबर लाना कितना मुश्किल हो जाएगा। 545 में से 364 आपके पक्ष में हो, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी ये चीज। इसके लिए हमने ये प्रोविजन जो है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रखा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मुझे ये उम्मीद है कि कितने तरीके की मेजॉरिटीज होती हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है, ये सारी डिटेल आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।